वेलकम फ्रेंड्स, आपका आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 के इतिहास के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने वैदिक युग का जीवन, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, अर्थात अभी से लगभग 2600 साल पहले से 2400 साल पहले तक के बीच का जो जीवन काल था भारत में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस समय तक जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अब आर्य लोग अच्छे उन्नत हो गए थे, उन लोगों ने गांव बड़े हो गए थे, शहर बड़े बड़े हो गए थे, अब सही से वो लोग रहने लगे थे। मतलब कि अब आ, जो लोग पर्टिकुलर एरिया को अपना राज्य समझने लगे थे, इस वजह से राज्यों का गठन हो चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे तो राज्य और गणराज्य। राज्य और गणराज्य, राज्य मतलब कि जहाँ पे एक राजा होता है जो कि वो वंशानुगत, या फिर उस समय की बात करें तो अपने बल के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर राजा बना करता था। तो वो पर्टिकुलर उस राज्य का राजा होता था, और जनरली क्षत्रिय ही हुआ करते थे। आगे चलकर फिर गणराज्य। गणराज्य क्या है? गणराज्य जैसे कि भारत एक गणराज्य है, जैसे कि आप जानते हैं। गणराज्य गणराज्य एक ऐसा शासन होता है जिसमें शक्ति लोगों के या कुछ चुने हुए व्यक्तियों के या किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में रहती है। तो उस समय भी जो था, हालांकि पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों का था, मतलब जनरली उस समय भी क्षत्रिय लोगों का ही शासन हुआ करता था। क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व अत्यधिक होता था उस समय। तो चलिए, जैसे कि हमने बात किया था पहले भी कि इतिहास को मैप के साथ पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, जिससे हमें याद करने में आसानी होती है। तो आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं कि गंगा नदी घाटी, कोसल, मगध, वत्स। तो यहाँ पे आप देखिए, गंगा नदी घाटी जो सर्वप्रथम भारत में राज्यों का, गणराज्यों का उदय हुआ, वो हुआ हमारे गंगा नदी घाटी के आसपास। तो गंगा नदी घाटी कहाँ है? ये देखिए आप, गंगा नदी घाटी, मगध। गंगा नदी घाटी से गंगा नदी दिख रहा है यहाँ पे, आप मुझे माउस का कर्सर को देखिए। गंगा नदी ऐसे फ्लो यहाँ पे है, यहाँ पे यही एरिया है गंगा नदी घाटी का। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोसल राज्य। कोसल कहाँ पे? देखिए, ये देखिए, ये कोसल है। दूसरा मगध, ये मगध है। हाँ, वत्स, तीसरा ये वत्स है। इस समय के बारे में यहाँ महाजनपद, जो जनपद हुआ करते थे, फिर एक इन जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनको जनपद कहा जाता था, जो बहुत बड़े राज्य होते थे उनको महाजनपद कहा जाता था। तो अब हम मुख्यतः इस चैप्टर में मगध राज्य के बारे में स्टडी करेंगे। तो मगध राज्य इस समय का लगभग सबसे शक्तिशाली राज्य था, और मगध राज्य का उस समय 542 ईसा पूर्व में जो राजा हुए, वो राजा बिम्बिसार का राज्य था उस समय। तो बिम्बिसार का जो उस समय जो राज्य की, उनके बिम्बिसार की जो राज्य की विशेषताएं थी कि वो कैसे राज्य करता था। तो उनका राज्य का मेन था कि वो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले कि अपने आसपास के राज्यों, चाहे युद्ध करने की बजाय वो आसपास के राज्य से, मगध के हैं, काशी हो गया, कौशल हो गया, अंग हो गया, ये सब जो राज्य थे आसपास के राज्यों से, शाक के राज्य, पांचाल, ये सब राज्य हैं, इनसे दोस्ती, मतलब विवाह संबंध करना स्थापित किया। विवाह संबंध स्थापित करने से उनमें दोस्ती, मित्रता बनी, या फिर इन दोनों ये राज्य बड़ा होते चला गया, है ना। जैसे आप संधि समझ सकते हैं कि एक प्रकार से आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, जब भी जरूरत पड़ती थे सब आपस में मिलकर युद्ध किया करते थे। तो उस समय, और जो ये वाला एरिया है जो अभी आप देखेंगे, तो ये बिहार का छोटा नागपुर एरिया के में आता है लगभग, ये जो मगध का एरिया है। तो यहाँ पे कच्चा लोहा बहुत अधिक मिलता था। तो जब कच्चा लोहा बहुत अधिक मिलता था, तो मगध के पास जब लोहा का औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए उनके पास धातु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, है ना। इस कारण से उनको लोहे का यूज वो हल में भी, अपने जंगलों को साफ करने में भी, है, खेती योग्य बनाने के लिए भी यूज करते थे। इससे वो शिल्पकार लोग भी इसको यूज करते थे। तो इस कारण से मगध और शक्ति और संपत्ति में इनकी वृद्धि हुई। फिर गंगा मैदान, जैसे आप देखते हैं गंगा मैदान है, तो मतलब गंगा की घाटियाँ, गंगा का मैदान यहाँ इस यही एरिया है। तो गंगा मैदान है, तो यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन भी हुआ करता था। तो और इन लोग जो व्यापार का जो साधन था वो नदी के थ्रू ही करते थे, तो वो बहुत ही सस्ता पड़ता था। नौका एक स्थान दूसरे स्थान पे जाती थी। मगध के राज्य में जैसे ये बिम्बिसार के बगल में ये देखिए अंग है, यहाँ पे अंग राज्य है।
तो मगध राज के बगल में अंगराज थे, इनको बिंबिसार ने इस राज्य को भी जीत लिया था। तो ये अंगराज के पास में एक चंपा नाम का, यहाँ पे देखिए यार गंगा नदी पे ही एक चंपा नाम का बंदरगाह था, जहाँ से ये अपने साउथ एरिया के लिए भी, जो साउथ भारत है, दक्षिणी भारत है, इसमें भी व्यापार करने के लिए इस रूट का, इस बंदरगाह का उपयोग किया करते थे। अब जब ये जाते थे यहाँ से और वहाँ से व्यापार करके आते थे, वहाँ से मणिमाणिक लेके लौटते थे। इस प्रकार से मगध राज्य और अधिक शक्ति संपन्न हो गया था। अब विशेषता इससे मैंने बताया आपको, लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, इससे क्या क्या फ़ायदे हुए इनको। फिर दूसरा जो विशेषता है, सलाहकारों की समिति थी इनके, तो इन्होंने अपने सबसे अच्छा शासन करने के लिए उन्होंने क्या किया, सलाहकारों की एक समिति बनाए उन्होंने गाँव। और वो क्या करते थे, बिंबिसार के डायरेक्ट वो गाँव के जो मुखिया होते थे उनसे डायरेक्ट मिलने का, डायरेक्ट बात करते थे वो, कि ताकि वहाँ की एक्चुअल स्थिति का उनको डायरेक्ट पता चल जाए और राज्य करने में आसानी हो सके, कैसे करें। और जैसे इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उसके पश्चात सलाहकारों की समिति से कनेक्टिविटी बनी रही, मतलब बीच में बहुत सारे लोग नहीं आए, है ना। जैसे कि अब आगे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसा क्या हुआ था कि धीरे धीरे चीज़ें दूर होती चली गई थी, मतलब राजा से जनता की पहुंच के बीच में बहुत सारे बिचौलिए आ गए थे। इस कारण से राजा का डायरेक्ट कंट्रोल उनके ऊपर नहीं था, और जो नीचे का तबका था वो भी समझता था कि राजा से तो ज़्यादा मुझे नहीं होता, मुझे इससे ऊपर जो है उनसे ही मतलब होता है। तो इस कारण से भी यहाँ दिक्कत हुई उनको, मतलब। तो फिर बाद में राजाओं का दिक्कतें हुई, आगे पढ़ेंगे हम। तो ये डायरेक्ट सीधे मुखिया सीधे मिल सकते थे, इस कारण से इनको राज्य इनका अच्छा से चल रहा था। अब इन्होंने अगला सड़कें एवं पुल बनवाए, इन्होंने अलग अलग गाँवों को, नगरों को जोड़ने के लिए राज्यों में सड़क और पुल बनाया, जिससे व्यापार में भी काफ़ी आसानी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध किया, और इसका मानना था कि हमारे राज्य को, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये मगध है, इसका मानना ये नहीं था कि आपस में, जैसे बिंबिसार का मानना था कि मिलजुल कर रहें, और इस प्रकार से बड़ा राज्य उन्होंने बना लिया था, विवाह एक संबंध स्थापित करके आपस में इस तरह का मित्र बनाए लोगों को। लेकिन जो अजातशत्रु, उसका मानना था कि जब तक से इनको जीता नहीं जाएगा तब तक से हमारे राज्य और अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता। तो बिल्कुल कंट्रोल, तो इन्होंने काफ़ी युद्ध किया, अपने मगध राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसके पास समय राजा की स्थिति बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, मतलब अब जो राजाओं का अब एक लाइफ था, एक अलग टाइप का लाइफ स्टाइल हो गया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ तो माना जाने लगा। अब राजा बहुत ही स्पेशल टाइप का, उस राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति समझा जाने लगा था। अब जो राजा था उसको रहने का भी, रहन सहन भी काफ़ी विशिष्ट, मतलब बहुत ही स्पेशल टाइप का हुआ करता था। अब आगे बढ़ते हैं। जनजीवन, जो इस समय का, जो भारत में जो इस समय था 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व के बीच का, उनका जनजीवन कैसा होता था। तो उस समय कर लेना प्रारंभ, करों का महत्व होना बहुत अत्यधिक था। कर जो थे उस समय, कर छठा हिस्सा मिल लिया जाता था, किसान के उपज का अपना छठा हिस्सा दिया करते थे, अपने उपज का, अपने जो भी जिस चीज़ का भी उत्पादन कर रहे हो छठा हिस्सा बन दिया करते थे। इन करों से ही क्या अपने वो राजा को काफ़ी हेल्प मिलता था, अपने सैनिकों को फीड करने के लिए, अपने जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन देने के लिए। क्योंकि अगर कर के बिना राजा का कोई महत्व भी नहीं था, राजा कुछ कर भी नहीं सकता था। तो न ही वह सेना रख सकता था, न वो काम करवाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता था, न ही सड़कें बनवा सकता था। जब कर आता था तो उससे ही ये सब कार्य, सड़क बनवाना, पुल बनवाना, अधिकारियों को नियुक्त करना, सैनिक रखना, ये सब कर पाते थे। इसमें कर वसूल करने के लिए अधिकारी रहते थे, वो डायरेक्ट हो जाते थे, किसानों से मिलते थे, वो हिसाब लगाते थे कि कितना उपज हुआ होगा, लगभग कितना हुआ है, उसका छठा हिस्सा वो लाया करते थे। और छठा हिस्सा वो राजा के लिए निकालते, और राजा को कर के रूप में दिया जाता था। अब इस समय के गांव कैसे थे, गांव जो थे, अभी भी लोग गांव में, अधिकतर लोग गांव में रहते थे पहले के पीछे। लेकिन ये थे कि गाँव की संख्या बढ़ गई थी, गाँव में जनसंख्या भी बढ़ गई थी, गाँव सड़क और पगडंडी से जोड़ने लगे थे, जुड़े हुए थे अब। तो इसलिए अब क्या होता था कि प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था। जैसे हमने पिछले कभी पहले पढ़ा कि प्रधान से डायरेक्ट बात करता, तो ग्रामवासी प्रधान डायरेक्ट उनसे टच में रहता था। तो गांव में जो भी दिक्कतें होती थी तो ईजिली राजा तक पहुंचाना आसान, बीच में बिचौलिए कम थे, है ना।
अब नगर नगर में क्या था, नगर काफ़ी पहले की अपेक्षा बहुत ही बड़े हो चुके थे। नगर बहुत बड़े हो चुके थे, है ना। जैसे कि आप पुराने ग्रंथों में जो लिखित हस्तलिपियों से मिलता है कि उस समय के जो प्रमुख नगर थे उज्जैनी, जो कि उज्जैन में है अभी, उज्जैन को उज्जैनी बोला जाता था, अवंतीपुरी धाम भी बोला जाता है उसको, उज्जैनी मालवा में है। प्रतिष्ठान दक्कन में है, भृगु कच्छ, पहले भृगु कच्छ था जो गुजरात में भड़ौच है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, चंपा, वैशाली, राजगिरी, अयोध्या, कौशाम्बी, ये सब वो कुछ महत्वपूर्ण नगर मिले हैं खुदाई में। इनसे खुदाई में वो से कुछ नगरों में खुदाई हुई थी, इससे पता चला है कि ये, जब खुदाई भी हुई तो इनमें पता चला कि ये ईंटों से बने हुए घरों में रहते थे। और राजा का महल जो होता था काफ़ी लोहे पत्थर का हुआ करता था, काफ़ी मजबूत बनाया करता था, बहुत ही सुंदर सजावट हुआ करती थी उनके नगर में। नगर के लोग उस समय तक सूत काटना जानते थे, तो अच्छे वस्त्र पहन के बुनकरों की सूती कपड़ा इकट्ठा होता था, इस प्रकार से कताई बुनाई करना जानते थे। व्यापार भी इधर उधर से आसपास से व्यापार करने के लिए भी व्यापार में भी बढ़ोतरी हो रही थी। व्यापारियों का वहाँ पे एक संगठन हुआ करता था, व्यापारी लोग जो भी मुनाफा कमाते थे, तो उस समय इस प्रकार सारे व्यापार बढ़ रहा था, क्योंकि अब सड़कें बन गई थी, पुल बन गई, दूसरे से आने जाने का बढ़ा, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी थी। अब जो व्यापार था, व्यापार में अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ इस समय, व्यापार में अभी इससे पहले तक क्या हमने पढ़ा था कि व्यापार की जगह पे वस्तु विनिमय का कार्य चलता था, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था कि सामान के बदले ये। अब यहाँ पे मुद्राओं का चलन प्रारंभ हुआ, जैसा कि आप नीचे यहाँ फोटो में देख सकते हैं। ये सिक्के जो पोस्ट जमाने जो कुछ खुदाई में मिले हैं, प्राचीन सिक्के थे, इसके थ्रू वो अब मुद्रा का चलन हो गया, तो आराम से समय वस्तुओं को खरीदना बेचना आसान हो गया, है ना। जैसे कि अब मान लीजिए कोई हमने एक सामान खरीदा, दूसरा सामान नहीं लिया, तो उसको लाने ले जाने में भी दिक्कत होगा, तब से सिक्के से आराम से हम जो भी पैसा अनाज बेच दे, फिर कम से कम वापसी में हम फिर कुछ सामान उठा के लेके आने की का झंझट नहीं है। तो इस समय के सिक्के भी तांबे के थे, चांदी के थे, इस पर कुछ पर्टिकुलर चिन्ह उस पर अंकित कर दिए जाते थे, गढ़ दिए जाते थे। इस प्रकार से व्यापार का और अत्यधिक बढ़ावा मिला मुद्रा के चलन के कारण। अब अभी का समाज कैसा था, अभी का समाज जो था, शिल्पकार और व्यापारी, जो अभी शिल्पकार लोग, व्यापारीगण जो अभी मैंने बताया आपको कि इन लोग अपना संगठन बनाते थे, तो इनको श्रेणी कहा जाता था। उस समय जनरली ये था कि पहले तो जो भी, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जिसको जो पसंद था वो कार्य किया करते थे, लेकिन अभी अब कैसा होने लगा था, जनरली जो पिता का कार्य है वही बेटा उसी को वही कार्य करने लगा था। इससे जाति वंशानुगत होने लगी। अब इससे पहले और भी समाज में धर्मशास्त्रकों ने जैसे क्योंकि अब 8 लोग आ चुके थे, उसके बाद के हम आगे का पढ़ रहे हैं, तो धर्मशास्त्र के हिसाब से अब वर्ण बना लिए गए थे, वर्ण कुछ नियम बना लिए गए थे, उनको 4 अवस्थाएं बांट दिया गया था आश्रम में। ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, इस प्रकार का आश्रम का था। तो ब्रह्मचर्य में जैसे कि जानते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो था शिक्षा ग्रहण करने के लिए था, तो गृहस्थ आश्रम में घर गृहस्थी बसाई जाती थी, वानप्रस्थ आश्रम में ध्यान चिंतन करने के लिए जंगल में रहना होता था, मतलब अपने परिवार से दूर। चौथे संन्यास आश्रम में तपस्वी और उपदेशक का, उसमें सब ज्ञान, जब वानप्रस्थ आश्रम में जो भी ज्ञान पढ़ा से सीखा वो आके फिर वापस उपदेश देते थे वो समाज में। तो यह एक आदर्श व्यवस्था थी और उस समय ये प्रारंभ हो चुका था उस समय। अब आगे पढ़ते हैं। उस समय मुख्य 2 नए धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। तो हम सबसे पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? महावीर हैं, उनके संस्थापकों में से एक हैं। महावीर जो थे, जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, महावीर लिच्छवी गणराज है, इसमें यहाँ पे महाराज महावीर जी का जन्म लिच्छवी गणराज्य में वैशाली नगर में हुआ था। इन्होंने अपना लगभग 12 साल तक ये घूमते रहे। अपने जो भी प्रश्न थे इनके कि दुख क्यों है, लोग मरते क्यों हैं, मरने के बाद क्या होता है ना, कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, तो इसके बारे में वो प्रश्न थे उनके। वो इधर जब घूमते रहे अपना, और उनको तपस्याएं की इन्होंने, तो उनको कुछ सवालों के जवाब मिले, तो फिर ये वापस आए और 23 तीर्थकर हुए हैं पहले से जैन में,
उससे उनके साथ ही, उनके उपदेशों के साथ ही अपने नए उपदेश जोड़े। इनका मेन 3 चीज़ था, त्रिरत्न जिसे बोला था, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। उनका मानना था कि ये अगर जो सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए, एक तो से ज़्यादा जैसा है ना अभी नास्तिकवाद बहुत चल रहा है ना, तो उन्हें किस चीज़ों में श्रद्धा होनी चाहिए, और ज्ञान और सही कर्म करके हम जीवन को सदाचारी बना सकते हैं। और जैसे इस प्रकार से हम जीवन आराम से सही से यापन करेंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इस टाइप का इनका फिलॉसफी था। तो और इसके पश्चात इनका में जैसा कि आप जानते ही हैं, जैन है तो अहिंसावाद का था, जीव हत्या की मनाही थी इसमें। और उपदेश जो थे इनके आम भाषा में दिए गए, संस्कृत भाषा, क्योंकि सब कोई नहीं जानता था, केवल उच्च कुल के लोग या मतलब अच्छे धनी लोग ही जानते थे, अधिक पैसे वाले लोग ही जानते थे। तो आम भाषा में जो लोकल भाषा थे उसी में इस धर्म का प्रचार इन्होंने किया। उसके पश्चात दूसरा धर्म का जो नया उदय हुआ था वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म फिर हम वापस यहाँ पे देख सकते हैं, शाक्य कुल में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ। तो हमको फिर वापस जाना पड़ेगा मैप पे, ताकि हम मैप से समझ सकें कि भगवान बुद्ध का धर्म जन्म कहाँ हुआ था। देखिए मैप पे यहाँ देखिए, ये शाक्य कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे लिच्छी हुई है, विदेह है, और ये शाक्य कुल है, ये शाक्य कुल, शाक्य गणराज्य है। शाक गणराज्य में इनका कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। तो इनका जो था ज्ञान के बारे में, इनका नाम पहले सिद्धार्थ था, जैसे आप जानते ही हैं। तो इन्होंने जो सोच, इनका मुख्य जो पॉइंट था कि दुख कारण क्या है सांसारिक चीज़ों, तो इनका जो मेन फाइंडिंग्स निकली, जो ये भी अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर रहे, तो फिर उनको जो फाइंडिंग्स मिली, उनका फाइंडिंग्स ये मिली कि दुख का कारण क्या है, सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा, सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा जो है वही हमारे दुख का कारण है। कि हम जितने हमारी इच्छाएं जो इतनी बढ़ी जा रही हैं, उसे वही हमारे दुख का कारण है। दूसरा इनका मुख्य था अहिंसा, के उस समय बलि, इससे पहले बलि प्रथा का प्रारंभ था। तो बलि प्रथा को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, बोले कि नहीं, जीव हत्या पाप है। और दूसरा निर्वाण, निर्वाण मतलब उन्होंने समझा कि जब तक आप निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लेते तो तब तक से आपको बार बार इसमें जन्म लेना पड़ेगा। जैसे आप निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। उन्होंने बिहारों की स्थापना की। बिहार क्या था? बिहार वे स्थान थे जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे एवं आराधना तथा धर्मोपदेश करते हुए जीवन बिताते थे। ठीक है। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने फिर बाद में एशिया के दूसरे देशों में भी प्रचार चालू किया, जैसे चीन में, तिब्बत में, मध्य एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया इत्यादि इलाके में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। तो यहाँ पे हम अब एक क्लास क्लोज करते हैं। तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।